सो नाउ वी विल डू मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक मास ज्यादा और दूसरा मास यहाँ पर कम है, दो वेट हमने पुली के अक्रॉस लटकाए हुए हैं। एंड ये जो ज्यादा मास है उस पर ज्यादा वेट लग रहा होगा, उस पर ग्रेविटी ज्यादा लग रही होगी, तो वो नीचे की तरफ आ रहा है। एंड उसकी वजह से यहाँ पर जो दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास कम है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमें फाइंड करना है कि इनका एक्सेलरेशन कितना होगा, किस किस एक्सेलरेशन से नीचे आ रहे हैं, क्योंकि जब इन पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है सो जब भी फोर्स लगती है तो एक्सेलरेशन भी होता है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये हमारा टारगेट है। सो लेट इसको हम किसी एक पोजीशन पर रोक लेते हैं जहां पर हम कैलकुलेशन करेंगे। लेट हेयर okay, so I'm considering let the mass of bigger object I'm taking it as capital M। लेट इसका मास है कैपिटल M और इसका मास है स्मॉल m। ठीक है, और आप M1 M2 भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेट इसको आप M1 मान लो, इसको आप M2 मान लो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को, ये जो हम कर रहे हैं इसी को हम एटवुड मशीन भी बोलते हैं, एटवुड मशीन। तो यहाँ पर हम जब एक्सेलरेशन, हमारा टारगेट है एक्सेलरेशन निकालना कि एक्सेलरेशन कितना होगा, और टेंशन निकालना कि टेंशन कितनी होगी स्ट्रिंग में। सो बिफोर स्टार्टिंग द डेरिवेशन वी विल एज्यूम दैट दिस पुली इज फ्रिक्शनलेस। ये जो पुली है हम मान लेते हैं कि इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये फ्रिक्शनलेस है। और ये जो थ्रेड है यहाँ पर, इसको हम मान लेते हैं कि ये इनएक्सटेंसिबल है, मतलब कि ये जब आप इस पर मास लटकाओगे, जब मास इसको हैंग करोगे तो ये खिंचेगा नहीं, जितनी उसकी लेंथ है नेचुरल लेंथ उतना ही रहेगा। ये कुछ एजम्पशन हम मान करके चल रहे हैं। ठीक है, सो नाउ वी विल फ्रेम द इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन एंड टेंशन एंड विल फाइंड आउट द ए एंड टी। टेंशन और एक्सेलरेशन हमें निकालना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा न्यूटन्स लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगती है, ठीक है, अगर मान लीजिए उसका कांस्टेंट मास है तो हम उसको लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर आप देखो कि इस ऑब्जेक्ट पर जो कैपिटल M1 है जिसका मास, इस पर ग्रेविटी की वजह से नीचे एक फोर्स लग रही होगी, यानी कि इसका वेट, और वो कितना होगा M1 इंटू जी। यहाँ पर भी अगर आप कंसीडर करो तो एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही है M2 इंटू जी। लेकिन आपको क्या लगता है कौन सी फोर्स ज्यादा होगी, M1G या M2G? मैंने ये मान के चला हूं कि M1 जो है हमारा ज्यादा है M2 से, तो कौन सी फोर्स ज्यादा होगी? विच फोर्स विल बी हायर इन मैग्नीट्यूड, M1G या M2G? M1G, यस, क्योंकि उसका मास ज्यादा है ना। सो जिसका मास ज्यादा होगा उसका उसका ग्रेविटेशन फोर्स भी ज्यादा होगा, तो M1G ज्यादा है, तभी तो वो नीचे आ रहा है M1G, और M2 ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब जब ये मान लीजिए M1G नीचे आ रहा है तो इसका एक एक्सेलरेशन भी होगा। लेट हम मान लेते हैं ए एक्सेलरेशन से ही नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर हमने फ्रिक्शनलेस पुली मानी है, तो जितना एक्सेलरेशन इस मास में M1 में नीचे की तरफ है, उसी एक्सेलरेशन से M2 ऊपर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, M1 में जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है और M2 में जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ है। अब हम लगाएंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और फ्रेम करेंगे दो इक्वेशंस को। सो आई एम इरेजिंग इट। जो हमारा टारगेट है एक्सेलरेशन और टेंशन हमें निकालना है। नाउ आप कंसीडर करो कि हमारे पास ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है M1G, सॉरी M1। इस पर नीचे की तरफ फोर्स कितनी लग रही है M1G, और इस पर ऊपर की तरफ फोर्स कितनी लग रही है टेंशन T। क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो जब जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो इसमें टेंशन कहाँ की तरफ होगी, ऊपर की तरफ। जिस भी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में आप देख रहे हो उससे ऊपर की तरफ टेंशन आपको मिलेगी। यहाँ पर भी M2 में भी जो टेंशन होगी वो कहाँ होगी, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो मैंने क्या करा, M1G नीचे की तरफ फोर्स है और जो टेंशन इस पर लग रही है वो ऊपर की तरफ है। अब जो नेट फोर्स उस पर लग रही होगी, देखो यहाँ पर दो फोर्स हैं, एक M1G नीचे की तरफ और एक टेंशन ऊपर की तरफ, और M1G की वजह से वो नीचे आ रहा है, तो कौन सी फोर्स ज्यादा हुई, M1G या टेंशन T? विच वन इज ग्रेटर नाउ फॉर M1? वेट की वजह से नीचे आ रहा है तो M1G ज्यादा होगा टेंशन से। सो वी कैन राइट दैट M1G माइनस टेंशन T, दिस विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मास M1। हमने M1G को माइनस कर लिया टेंशन T में से, क्योंकि M1G ज्यादा है और टेंशन यहाँ पर कम होगी फॉर दिस ऑब्जेक्ट। और हमेशा हम जो भी नेट फोर्स आती है उसको
अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, सेकंड लॉ, हम किसके बराबर रखेंगे, m1 इंटू एक्सेलरेशन के। तो लेट ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। ठीक है, पहले बताओ फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है क्या, कैसे बनी है? यस और नो? हमने नेट फोर्स फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब कंसीडर करते हैं अदर ऑब्जेक्ट को, यानी कि m2 को। सो व्हाइल विल फाइंड द इक्वेशन फॉर m2, हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि जो m2 है, m2 की जो वेट है वो नीचे की तरफ है और इस पर टेंशन लग रही है ऊपर की तरफ। लेकिन क्योंकि इस समय में मतलब m2 ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टेंशन T2 पर लग रही है वो टेंशन ज्यादा होगी, m2g यहाँ पर कम होगा। तो हम अपनी इक्वेशन अब इस तरह से लिखेंगे कि m2g कम है ना, तो अब हम टेंशन में से m2g को माइनस करेंगे। T माइनस m2g विल बी द नेट फोर्स। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। देखो यहाँ आपको बस ये ध्यान रखना है, नेट फोर्स अगर आपको लिखनी है तो ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर दो। तो T माइनस m2g विल बी अवर नेट फोर्स। और हमेशा नेट फोर्स किसके बराबर होती है, जो भी मास है इनटू उसमें एक्सेलरेशन कितना है, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। सो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। देखो आपका मेन काम यही है कि आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को फ्रेम कर पाओ। अगर ये चीज आपके समझ में आ गई है कि फर्स्ट इक्वेशन क्या है और सेकंड इक्वेशन हमने कैसे फॉर्म करी है, so we will be able now to find out the value for the acceleration A and tension T। अब हम acceleration और tension दोनों को फाइंड कर सकते हैं। एक्चुअली हमें acceleration और tension किसके टर्म में फाइंड करना होगा, तो मास m1 m2 और g के टर्म में हमें इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप एक्सेलरेशन में जो फॉर्मूला बनाओगे उसमें टेंशन आ जाए और टेंशन के फॉर्मूले में एक्सेलरेशन आ जाए, ऐसा नहीं चाहते हम एक्सेलरेशन और टेंशन की इंडिपेंडेंटली वैल्यू फाइंड करेंगे सच दैट कि वो मास के टर्म में या जी के टर्म में कितनी हो। पहले कंफर्म कर दो कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन क्लियर है, कैसे फ्रेम हुई है? ठीक है, ओके। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो मैंने बोला कि एक्सेलरेशन में टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दूं तो आपको क्या मिलेगा वो देखते हैं। ठीक है, सो लेट अस नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको क्या मिलेगा, m1a प्लस m2a इक्वल टू m1g इक्वल टू m1g माइनस टी और प्लस t माइनस m2g। अभी देखो टेंशन में से टेंशन तो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से एक्सीलरेशन अगर कॉमन ले लो तो m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से आप g कॉमन ले सकते हो, तो m1 माइनस m2 इंटू में g। ठीक है, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, क्या हमें मिलेगा, एक्सेलरेशन m1 प्लस m2 इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू जी। तो एक्सेलरेशन फाइंड करना था, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू में g। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सेलरेशन बॉडी में होगा, मतलब दोनों ही बॉडी में जो एक्सेलरेशन होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा डिफरेंस इन मास के और इनवर्सली डिपेंड करेगा सम ऑफ मास के। ठीक है, तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, दिस विल बी द एक्सेलरेशन। और क्योंकि अब हमें एक्सेलरेशन पता लग चुका है, तो हम एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखो, फर्स्ट में या फिर सेकंड में, you will be able to find out the value for the tension T। पहले आप मुझे कंफर्म कर दो, एक्सेलरेशन तक आपको समझ में आ गया कैसे एक्सेलरेशन हमने निकाला है? एक्सेलरेशन क्लियर है बेटा? ठीक है, नाउ विल फाइंड आउट द टेंशन T। अब आप किसी भी एक इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू आप रख दीजिए एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द टेंशन T। तो एक काम करते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो पहले फर्स्ट इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, T इक्वल टू m1g माइनस m1a। आप टेंशन को इस तरफ ले आइए और m1a को इस तरफ, तो टेंशन हो जाएगा पॉजिटिव m1g माइनस m1 इंटू ए। सो टेंशन विल बी इक्वल टू m1g माइनस m1 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू है हमारे पास m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2
इनटू में जी। ठीक है, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट करो तो m1g इस यहाँ पर भी आ रहा है और m1g यहाँ पर भी है। ठीक है, तो मैं m1g को कॉमन ले लेता हूँ पहले, तो टेंशन आ जाएगा m1g, टेकिंग कॉमन m1g, यहाँ से आपको मिलेगा 1 माइनस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और जब आप एलसीएम लोगे फर्दर, सो यू विल गेट m1g m1 प्लस m2, फिर माइनस m1 और माइनस माइनस प्लस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो यहाँ से आप देखो तो m1 तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, सो वी विल गेट, और m2 और m2 कितना हो जाएगा, ट्वाइस m2, सो आई एम राइटिंग दैट विल गेट ट्वाइस m1 इंटू m2 अपॉन सॉरी इंटू जी अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा टेंशन टी। तो मैं एक साथ दोनों फॉर्मूले को लिख देता हूँ दोबारा से। एक्सेलरेशन और टेंशन हमारा कितना कितना है, सो एक्सेलरेशन हमारा आ रहा है डिफरेंस इन मास यानी कि m1 माइनस m2 अपॉन सम इन मास मतलब m1 प्लस m2 इंटू में जी, और टेंशन हमें मिलेगी टेंशन टी ट्वाइस m1 इंटू m2 अपॉन में सम ऑफ मास m1 प्लस m2 इंटू में जी। ठीक है, सो ये आपका टेंशन का फॉर्मूला है, दिस इज योर टेंशन एंड दिस इज फॉर द एक्सेलरेशन। ये टॉपिक में काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जब आपको एक्सेलरेशन और टेंशन पता लग चुका है, ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको कोई भी मास अगर दे ले, मान लो यही क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में पूछा जा रहा है, तो आपको पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको m1 और m2 की वैल्यू पुट करनी है एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन एंड टेंशन टी। वो अभी हम करेंगे भी प्रैक्टिस। सो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में आपको दो मार्क्स दिए हुए हैं 4 kg एंड 6 kg। ये नीट 2020 का क्वेश्चन है एंड दे आर आस्किंग कि कितना एक्सेलरेशन होगा, द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ जी बताना। तो हमने बताया था आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डिफरेंस इन मास m1 माइनस m2 अपॉन सम ऑफ मास m1 प्लस m2 इनटू में जी। तो आप यहाँ पर डिफरेंस इन मास कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 अपॉन सम इन मास 6 प्लस 4 इंटू जी। तो 6 में से 4 जाएगा 2 अपॉन 6 4 10, तो ये आ जाएगा आपका 5, यानी कि g/5 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो डायरेक्टली भी अगर आपको फॉर्मूला ध्यान हो तो आप एमसीक्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं इससे। थैंक यू एवरीवन एंड बाय फॉर टुडे।